श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं रोशन लाल दहिया केमिस्ट्री पीजीटी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, कल हमने जो अपना प्रथम अध्याय ठोस अवस्था लिया था, जिसके अंतर्गत क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार का अध्ययन किया था, जिसमें आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस एवं सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन किया था। आज हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे अध्ययन करेंगे क्रिस्टलीय जालक। तो देखिए, क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक सबसे पहले क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कोई भी ठोस होता है वो जिन अवयव कणों से बना होता है, उन अवयव कणों का त्रिविमीय स्ट्रक्चर यानी उनकी त्रिविमीय व्यवस्था होती है, उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टलीय जालक की परिभाषा क्या हो गई? प्रत्येक ठोस में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टलीय जालक कहलाती है। तो आपने देखा कि क्रिस्टलीय जालक की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो है प्रत्येक ठोस में अवयव कणों की त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टलीय जालक कहलाती है। अब देखिए, दूसरी परिभाषा हमें समझना पड़ेगा, वो है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका समझने से पहले देखिए, जैसे एक कोई भी दीवार होती है, वॉल है, वो ईंटों से निर्मित होती है, तो उस दीवार की एक छोटी सी जो यूनिट है वो क्या हो गई? एक ईंट हो गई। तो इसी प्रकार से जो क्रिस्टलीय जालक होते हैं, उसमें जो सबसे सूक्ष्मतम पार्ट होता है जिससे क्रिस्टलीय जालक बनता है, उसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? एकक कोष्ठिका किसे कहा जाएगा? क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में समायोजित करें या अभिविन्यासित करें, तो क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका।
इनको अच्छी तरह से और समझने के लिए हम यहाँ एक डायग्राम बना रहे हैं, उसको देखना अच्छी तरह से, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है, अपितु एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो देखिए इसको हम एक अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका क्या है। जैसे मैंने बताया था, एक दीवार होती है, उस दीवार की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? ईंट, क्योंकि एक दीवार जो है वो ईंट से बनती है। तो जितने भी क्रिस्टलीय जालक है वो एकक कोष्ठिका से निर्मित होती है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं क्रिस्टलीय जालक। सपोज कीजिए ये एक क्रिस्टलीय जालक है, देखिए ये एक क्रिस्टलीय जालक है जिसके चार ऊपरी भाग में 4 अवयव कण हैं और नीचे इसके भाग में 4 अवयव कण हैं। अवयव कण यानी परमाणु या अणु। तो ये देखिए एक क्रिस्टल जालक है जिसके चारों कोनों में एक एक अवयव कण स्थित है। तो इनको बोला जाता है जालक कण, एवं इनके बीच में जो रिक्त स्थान है उसको बोला जाता है अंतराकाशी स्थल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एकक कोष्ठिका क्या होती है वो हम इसी डायग्राम्स के अध्ययन से समझेंगे। ये देखिए इसके जैसे मैंने 2 पार्ट कर दिए, 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देता हूँ। जैसे यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, तो यहाँ से मैंने इसको कट किया और इसको फिर यहाँ से मैंने यहाँ से और इसको कट किया, तो ये इसके 2 पार्ट हो गए। तो क्रिस्टल जालक का 2 पार्ट इसमें हो गए। अब देखिए इनको मैं इस प्रकार से और डिवाइड करता हूं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लीजिए, तो ये देखिए 1 2 3 और 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गए। तो ये एक सूक्ष्मतम इकाई है जिसके द्वारा ये जालक बना है। तो ये सूक्ष्मतम जो इकाई है उसको हम कहते हैं एकक कोष्ठिका, ये कहलाती है एकक कोष्ठिका। अब देखिए एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण करेंगे कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, तो उसका स्टडी करेंगे। एकक कोष्ठिका के प्रकार देखेंगे। तो देखिए एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो एकक कोष्ठिका प्रकार है वो आद्य सरल एकक कोष्ठिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आद्य, जिसको कहा जाता है सरल एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरा हमारे पास में केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका।
आद्य एकक कोष्टिका को सरल एकक कोष्टिका भी कहा जाता है। आद्य एकक कोष्टिका में क्या होता है, देखिए इसमें 4 अवयव कण होते हैं। चार ये ऊपर, 4 ऊपर अवयव कण होते हैं और 4 ही नीचे अवयव कण होते हैं। तो आद्य एकक कोष्टिका यानी सरल एकक कोष्टिका है, उसको आपने देखा कि जो इसका क्यूब का आकार है उसमें 4 ऊपर अवयव कण जालक बिंदु है और नीचे भी ये जालक बिंदु है। जालक कण या इसको जालक बिंदु भी इनको कहते हैं। तो देखिए ये आद्य एकक कोष्टिका का एक उदाहरण हो गया। अब जो केंद्रित एकक कोष्टिका है, ये केंद्रित एकक कोष्टिका 3 प्रकार की होती है। एकक कोष्टिका जो है, एक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसके 3 प्रकार है। सबसे पहला जो प्रकार है नंबर 1, वो है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा जो है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और जो तीसरा है वो है अंत्य एकक कोष्टिका। तो आपने देखा कि केंद्रित एकक कोष्टिका के 3 प्रकार है, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और अंत्य एकक कोष्टिका। अब इन चारों के बारे में डिफरेंट देखेंगे कि अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका क्या है और अंत्य एकक कोष्टिका क्या है। तो एक एक पूरा इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो देखिए अंतः केंद्रित इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक क्रिस्टल जालक की संरचना है, और इसमें टोटल 8 एकक जालक बिंदु, ये देखिए 4 ऊपर जालक बिंदु और 4 नीचे जालक बिंदु है, तो कुल हो गए 8 जालक बिंदु। अब देखिए ये जो पूरा एक घन है, इस घन के सेंटर में इसके पूरे संपूर्ण केंद्र बिंदु पर एक जालक बिंदु और होता है, ये जालक बिंदु। तो अंतः इसके भीतर, यानी ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा कि ये जो बिंदु है ये संपूर्ण जो घन है उसके भीतर स्थित है। तो कुल जालक बिंदु 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए और एक बीच में हो गए। तो इसमें तो जो कुल जालक बिंदु थे 8, ये सरल एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका था। इसमें देखिए 4 ऊपर 4 नीचे 8 और एक बीच में, तो 9 हो गए। तो 9 इसके अंदर
9 जालक बिंदु हो गए। तो ये हो गया आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरी जो हम बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें क्या होता है, देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में ये देखिए ये एक क्यूब यानी घन है, इस घन में देखिए 4 ऊपर जालक बिंदु और 4 नीचे जालक बिंदु। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका देखा तो इस फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में 4 जालक बिंदु ऊपर और 4 जालक बिंदु नीचे। अब देखिए एक जो घन होता है उस घन में 6 फलक होती है। कोई भी जैसे घन लेते हैं तो देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो एक प्रकार से कोई भी प्रकार का थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो जैसे घन है, इस घन के आगे और एक पीछे, तो ये देखिए ये आगे का सरफेस है, ये आगे की सतह, तो ये आगे पॉइंट लिया, ये जालक बिंदु। अब जो दूसरा बिंदु है वो ये जो सरफेस है इसके पीछे, तो ये इसका ये दूसरा, ये इसके पीछे आ गया। अब देखिए जो अगला जालक बिंदु है वो ऊपर और फिर ये नीचे वाली सरफेस पे अगला बिंदु, तो ये देखिए ये इसका केंद्र यहाँ सेंटर है और इसका केंद्र है यहाँ नीचे। और जो 2 जालक बिंदु है वो एक लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगा और दूसरा राइट हैंड साइड की ओर होगा। तो ये सरफेस है इस सरफेस के सेंटर पॉइंट पर और ये इसके सरफेस पॉइंट। तो देखिए कुल जालक बिंदु कितने हो गए, 4 बिंदु ऊपर 4 बिंदु नीचे, तो ये हो गए 8 बिंदु। प्लस देखिए 2 लेफ्ट और राइट सरफेस पर, 2 ऊपर और नीचे और 2 आगे और पीछे, तो 6 सरफेस पर, तो टोटल हो गए 14। तो ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब बात करेंगे अंत्य एकक कोष्टिका। अंत्य एकक कोष्टिका देखिए क्या होता है। अंत्य एकक कोष्टिका क्या, ध्यान से समझिए कि सेम वही ये क्यूब है, चार जालक बिंदु ऊपर और 4 जालक बिंदु नीचे। 2 जालक बिंदु इसमें कोई भी जो सतह है, चाहे ऊपर या नीचे, लेफ्ट और राइट, चाहे आगे और पीछे, किसी भी स्थान पर आप 2 बिंदु बना सकते हो, तो वो हो जाएगी आपकी अंत्य एकक कोष्टिका। जैसे मैंने एक बिंदु ये जालक बिंदु ऊपर बनाया, एक जालक बिंदु ये नीचे बनाया, तो ये हो गया अंत्य एकक कोष्टिका। तो आपने देखा कि क्रिस्टलीय जालक की डेफिनेशन क्या है, एकक कोष्टिका क्या है, उसके बाद में एकक कोष्टिका के हमने प्रकार देखे, आदि एकक कोष्टिका, केंद्रीय एकक कोष्टिका के 3 प्रकार। इसको हम एक बार आपको पूरा क्लासिफिकेशन और बताते हैं और ये बताएंगे कि जो एकक कोष्टिका जो होती है उसके पैरामीटर क्या होते हैं। तो हम पैरामीटर के स्टडी करेंगे कि एक एकक कोष्टिका के कितने पैरामीटर होते हैं। बंद कर दो।
देखिए एकक कोष्टिका के पैरामीटर ध्यान से देखना बच्चों कि जो एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझना है। तो ये देखिए ये क्यूबॉइड घनाभ का शेप है। इसमें देखिए ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, यानी त्रिविमीय घनाभ की संरचना है। इसमें जो ये अक्ष है, ये अक्ष है x और ये अक्ष है y, और ये अक्ष ये इस प्रकार से है, तो ये z अक्ष है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो ये साइड है, ये साइड इस जो है क्यूबॉइड की घनाभ की, इस ये है A, और यहाँ से यहाँ तक ये जो साइड है ये है B साइड, और ये जो y अक्ष पर है ये C साइड। अब देखिए यहाँ पर जो B और C के बीच में एक एंगल बनेगा, कोण बनेगा, जिसे कहा जाता है अल्फा को। और C और A के बीच में एक एंगल है, उसको कहा जाएगा बीटा एंगल। A और B के बीच में एक कोण बनेगा, उस कोण को कहा जाएगा गामा कोण। तो एकक कोष्टिका के जो पैरामीटर है वो कुल पैरामीटर हो गए 6। कुल 6 पैरामीटर, जिसमें से 3 तो हो गए कोण और 3 उसमें हो गई भुजाएं। तो 3 भुजाएं और 3 कोण, तो कुल मिलाकर 6 पैरामीटर। इन्हीं पैरामीटर के आधार पर हमने देखा था कि एकक कोष्टिका के 2 प्रकार थे। जो पहला इसके अंदर जो प्रकार हमने लिया था आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा हमने उसके अंदर जो प्रकार लिया था वो लिया था उसमें जो है केंद्रित एकक कोष्टिका। वापस देख लीजिए, केंद्रित एकक कोष्टिका। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से समझिए, एकक कोष्टिका का हमने पैरामीटर इसके आधार पर मैंने आपको पहले भी बताया था, केंद्रित एकक कोष्टिका। वापस देख लीजिए केंद्र के कोष्टिका ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैंने बताया था केंद्रित एकक कोष्टिका, उसमें 3 प्रकार हैं। अंत एकक कोष्टिका, क्या था इसमें ये था कि 4 जालक बिंदु ऊपर, 4 जालक बिंदु नीचे रहते हैं, एक जालक बिंदु केंद्र में सेंटर में रहता है। देखिए वापस डायग्राम देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए 4 जालक बिंदु ऊपर एवं 4 जालक बिंदु नीचे, और इसके सेंटर में एक जालक बिंदु। तो 4 और 4
8 और 1 इसके अंदर सेंटर में आ गया तो 9 जालक बिंदु। दूसरा देखिए, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें 4 जालक बिंदु ऊपर और 4 जालक बिंदु नीचे और बाकी सारे जालक बिंदु जो क्यूब है उनकी सतह पर। ये देखिए 4 जालक बिंदु ऊपर, 4 जालक बिंदु नीचे, 2 इन सतहों पर, इन सतहों के सेंटर में होने चाहिए, इनके केंद्र में होने चाहिए, 2 ऊपर और नीचे, और 2 आगे और पीछे। तो इसके पीछे ये जो है एक वर्ग की संरचना है तो इसके पीछे सेंटर में यहाँ होगा, और ये एक वर्ग है तो इसके आगे यहाँ होगा। तो कुल इसमें जो जालक बिंदु बने 4 ऊपर 4 नीचे 8, 8 और 6 टोटल 14 जालक बिंदु। और हमने देखा था अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में चार जालक बिंदु ऊपर एवं 4 जालक बिंदु नीचे, और कोई भी 2 जालक बिंदु आप चाहे जिस सरफेस पे बना दीजिए, ऊपर नीचे, चाहे लेफ्ट और राइट में, चाहे आगे और पीछे। तो देखिए मैंने ये एक ऊपर और एक ये नीचे बना दिया। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अंत्य एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका एवं एकक कोष्टिका के पैरामीटर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए तथा कमेंट्स कीजिए। अब हम जो आगे देखेंगे वो देखेंगे कि जो एकक कोष्टिका है उसके आधार पर क्रिस्टलीय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो उसकी स्टडी हम आगे कर रहे हैं। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका से संबंधित जो क्रिस्टलीय तंत्र है उनका स्टडी करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो ये एकक कोष्टिका क्रिस्टलीय तंत्र, क्रिस्टलीय तंत्र। ब्रेवेस ने 7 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र बने, जिनको आगे बढ़ाने पर टोटल 14 ब्रेवेस क्रिस्टलीय जालक बनते हैं। तो क्रिस्टलीय जालक में सबसे पहले जो हम क्रिस्टलीय तंत्र है उसमें 7 क्रिस्टलीय तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्रिस्टलीय तंत्र है, देखिए घनाभ। तो ये देखिए क्यूब, इसके स्ट्रक्चर क्यूब जैसी होती है। ये देखिए ये घन है। मैंने आपको बताया था एकक कोष्टिका के 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं। देखिए इसमें
जो तीन भुजाएं हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ये जो तीनों भुजाएं हैं वो इक्वल है, यानी ए बी और सी, ए बी एंड सी तीनों भुजाएं बराबर है तथा तीनों कोण अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों ही कोण 90 डिग्री के हैं। देखिए समझ में आना चाहिए ध्यान से। सबसे पहला क्रिस्टलीय तंत्र है घन। हम केवल 7 क्रिस्टलीय तंत्र पढ़ेंगे। तो पहला जो घन क्रिस्टलीय जो तंत्र है उसमें चारों भुजाएं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी समस्त भुजाएं क्यूब में बराबर होती है। तो ए बी और सी इसकी तीनों भुजाएं इक्वल, और अल्फा बीटा और गामा तीनों ही कोण 90 डिग्री। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है द्विसमलंबाक्स। द्विसमलंबाक्स द्विसमलंबाक्स इसकी संरचना देखिए। इसमें दो भुजाएं ए और बी, भुजा ए व बी, दो भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन तीसरी भुजा देखिए सी, ये बराबर नहीं होती है, नॉट इक्वल टू सी। तृतीय भुजा जो है वो बराबर नहीं होती है। लेकिन प्रत्येक कोण अल्फा बीटा और गामा ये 90 डिग्री होते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री। इसका उदाहरण हो गया SnO2। तीसरी जो हमारी संरचना है वो है विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स में तीनों ही भुजाएं इक्वल नहीं होती है। जैसे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन प्रत्येक जो कोण होता है अल्फा बीटा एंड गामा, तो ये देखिए ये आपका अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों 90 डिग्री होंगी। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एक उदाहरण लेते हैं बेरियम सल्फेट। अगली हम बात करेंगे षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र। इसमें देखिए ये षटकोणीय आकार का होता है। इसमें ए व बी भुजा तो इक्वल होती है, लेकिन सी भुजा इक्वल नहीं होती है। अल्फा एंड बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो गामा एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा।
इसका एक उदाहरण लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। अगली जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है त्रिकोणीय। तो ये हमारे जो है 4 प्रकार हो गए। अब 5वां प्रकार लेते हैं हम, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय देखिए, इसकी जो संरचना होती है उसमें भुजाएं तो इक्वल होती है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, लेकिन अल्फा, बीटा एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। इसका अच्छा सा उदाहरण है सिनाबार। मरकरी का और है, मरकरी का अयस्क है ये सिनाबार। अगला हम लेंगे एकनताक्स। एकनताक्स में जो आकार होंगे ए, बी और सी, जिसमें से नॉट इक्वल होंगे, और जो कोण होंगे अल्फा एंड गामा तो इक्वल होंगे 90 डिग्री के, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट। एकनताक्स के बाद में हमारा जो 7वां उदाहरण है वो हम लेंगे त्रिनताक्स। इसका डायग्राम समझ में आ गया होगा कि तीनों जो आकार में इक्वल नहीं है, केवल अल्फा और गामा 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री नहीं। नेक्स्ट त्रिनताक्स। त्रिनताक्स में कोई भी भुजा बराबर नहीं, अल्फा कोई भी साइड ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और कोई भी जो कोण है 90 डिग्री का नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ना तो इसमें भुजा बराबर है और ना ही इसमें कोण बराबर है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपने देखा जो क्रिस्टलीय तंत्र हैं, जिसमें हमने देखा टोटल 7 क्रिस्टलीय तंत्र थे, घन, द्विसमलंबाक्स, उसके बाद में विषम लंबाक्स, षटकोणीय, फिर हमने देखा त्रिकोणीय, एकनताक्स, त्रिनताक्स और इसके उदाहरण। ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं
तो ये थे क्रिस्टलीय तंत्र। अब इन क्रिस्टलीय तंत्र को यदि आगे उनका वर्गीकरण किया जाए तो एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे ब्रेवेस, तो उसके आधार पर 14 ब्रेवे क्रिस्टलीय जालक बनते हैं। तो देखिए, आपने देखा क्रिस्टलीय तंत्र। अब हम जालक बिंदु होते हैं उनकी संख्या का कैसे निर्धारण करते हैं, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक हम ले रहे हैं जो क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं उसमें जालक बिंदुओं की संख्या। हम जो क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं उनमें अवयवी कणों का निर्धारण करेंगे। अवयवी कणों का निर्धारण, देखिए कैसे करेंगे। अवयव कण यानी कोई भी जो क्रिस्टल जालक होता है जिन परमाणु से निर्मित होता है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे ये एक क्रिस्टल जालक है, जिसमें 4 जालक बिंदु ऊपर एवं 4 जालक बिंदु नीचे। कौन सा प्रकार है, हमने आपको बताया था, ये एक सरल या आद्य क्रिस्टल जालक है। देखिए, ये इसकी वास्तविक संरचना नहीं है। यदि हम इसका वास्तविक संरचना बनाए, इसकी वास्तविक स्ट्रक्चर बने तो ऐसी होगी। देखिए, ये एक एटम, ये इसका दूसरा एटम, ये तीसरा एटम और ये चौथा एटम और उनके पीछे ये एटम। तो ये देखिए, ये एक प्रकार से क्यूब की संरचना बन गई। ये इस प्रकार से पैकिंग व्यवस्था होती है। लेकिन हम समझने के लिए इस डायग्राम को ऐसा बनाते हैं, रियल के अंदर ये जो परमाणु है इनकी एक पैकिंग व्यवस्था है और वो एक क्यूब शेप में। तो देखिए, ये एक परमाणु इस क्रिस्टल जालक बनाने में इसका योगदान कितना है। कुल जालक बिंदु हैं 8, और इसका जो योगदान है वो केवल 1/8, क्योंकि ये एक संपूर्ण जो इसका केंद्र जो है ये कोना है, इस कोने में पूरा कंप्लीट एटम नहीं जुड़ता है, उसका केवल 1/8 पार्ट ही उससे कनेक्टेड रहता है। तो ये देखिए इंटू 1/8, तो कुल इन 8 के 8 जो है परमाणु का योगदान कितना हुआ, अवयव कण की संख्या कितनी हो गई। ये देखिए 8 1 जा 8, 1 × 1 1 × 1 हो गया 1, तो इसकी जो अवयव संख्या आ गई 1। अब देखिए, हम जो फलक केंद्रित क्रिस्टलीय जालक है उसमें अवयव कणों की संख्या का निर्धारण करेंगे कि उसमें अवयव कण कितने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फलक केंद्रित में ये देखिए 4 तो हो गए कोनों में, और बाकी सारे बिंदु जो है वो हो गए फलक में।
तो देखिए सबसे पहले ऊपर के फलक में और नीचे के फलक में, उसके बाद में लेफ्ट और राइट फलक में और आगे और पीछे के फलकों। तो देखिए ये टोटल जो पॉइंट हैं इनका योगदान कितना है। एक फलक पर जो परमाणु है, एक फलक पर परमाणु है, उसका योगदान केवल 1/2 है। तो सबसे पहले आपने ये देखे कि जो 8 है उसमें से प्रत्येक जो कोने वाले हैं उनका योगदान है 1/8 × 8 प्लस अब इनमें जो फलक है वो टोटल फलक है 6, फलकों की संख्या, सरफेस की संख्या है 6। अब प्रत्येक जो अवयव कण हैं उनका योगदान है 1/2। तो कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 8 × 1 = 8, 2 × 3 = 6, तो 1 + 3 = 4। तो आपने देखा जो फलक केंद्रित क्रिस्टलीय जालक है उसमें जो अवयव कणों की संख्या 4 हो गई। अब हम देखेंगे जो अंत्य कण है उसमें अवयव कणों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका चार नीचे और 4 ऊपर, तो और 2 किसी भी सरफेस पे 1 और 2। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम वही है। पहले तो इन जो है टोटल 8 का 8 × 1/8 जैसे कि यहाँ मैंने समझाया था, क्योंकि प्रत्येक परमाणु जो कोने पर स्थित है उसका योगदान 1/8 है, इसलिए टोटल ये 8 है तो 8 × 1/8 प्लस देखिए ये जो सरफेस है इनका योगदान होता है 1/2। लेकिन ये कितने बिंदु है, इसमें तो केवल 2 ही बिंदु है। इसमें देखिए 6 बिंदु थे टोटल। जो 6 सरफेस है उन प्रत्येक सरफेस पर बिंदु थे, लेकिन इन पे तो केवल 2 ही है। तो यहां हम केवल इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 = 2, 8 × 1 = 8, तो ये आ गया 1 + 1 = 2। तो आपने देखा आद्य केंद्रित जो क्रिस्टलीय जालक है उसमें जो अवयव कण की संख्या 1 है, जबकि फलक केंद्रित क्रिस्टलीय जालक है उसमें अवयवों की कुल संख्या 4 है, और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका जो है उसमें जो कुल अवयव कणों की संख्या है वो 2 है। अब हम जो नेक्स्ट बिंदु लेंगे वो लेंगे जितने भी ठोस होते हैं उन ठोसों में निम्बिड़ संकुल व्यवस्था क्या होती है उसकी स्टडी करते हैं।
ठोसों में निम्बिड संकुलन देखिए, निम्बिड संकुलन एक पैकिंग व्यवस्था है। जैसे हम कोई भी अवयव कण का अभिप्राय कोई भी एटम्स, जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है उसको हम गोलाकार मानते हैं। ये देखिए, ये एक परमाणु, उससे ये सटा हुआ दूसरा परमाणु, उसके साथ सटा हुआ ये तीसरा परमाणु, फिर उससे सटा हुआ ये चौथा परमाणु। तो सबसे पहले हम एक विमीय निम्बिड संकुलन व्यवस्था देखते हैं। निम्बिड संकुलन व्यवस्था, तो देखिए इसमें एक विमीय निम्बिड संकुलन में एक परमाणु जो है वो दो परमाणुओं से घिरा है। और भी बना सकते हो परमाणु। ये देखिए, कोई भी परमाणु है वो अधिकतम, जैसे ये परमाणु है, ये दो अधिकतम परमाणु से घिरा है। इस परमाणु को ले लें, दो अधिकतम परमाणु से घिरा है। तो इसमें ये जो दो है इनको उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं। तो इसकी जो है समन्वय संख्या भी इसको कह सकते हैं। समन्वय संख्या, इनकी समन्वय संख्या हो गई 2। अब देखिए द्विविमीय व्यवस्था में, तो द्विविमीय व्यवस्था में देखिए, जैसे ये एक परमाणु, फिर उसके साथ में ये सटा हुआ दूसरा परमाणु, यहां देखिए। अब इसमें देखिए जो एक परमाणु है वो कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है? 4 परमाणु से घिरा है। जैसे कोई भी परमाणु ले लीजिए, चाहे ये लो चाहे ये लो, कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने ये परमाणु ले लिया। अब देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये एक परमाणु 4 अन्य परमाणु से घिरा हुआ है। तो ये देखिए स्क्वायर व्यवस्था हो गई। इसके अंदर एक ये इस जो है आपका ये वर्ग बन गया। तो यहां पर समन्वय संख्या कितनी हो गई इसकी? 4। संख्या हो गई इसमें 4। तो आपने देखा इसमें द्विविमीय निम्बिड संकुलन में 4 समन्वय संख्या हो गई और एक परमाणु 4 अन्य परमाणु से घिरा हुआ है। अब ये व्यवस्था ऐसे भी हो सकती है। इसमें देखिए प्रत्येक परमाणु जो है वो कितने परमाणु से घिरा हुआ है। कोई भी एक परमाणु ले लेते, जैसे ये ले लिया, तो देखिए कुल 6 परमाणु से ये घिरा है। 1 2 3 4 5 और ये 6 परमाणुओं से ये घिरा हुआ है। तो यहां वर्गीय संरचना बनी और यहां षटकोणीय संरचना बन रही है। तो षटकोणीय निम्बिड संकुलन व्यवस्था हो गई और इसमें समन्वय संख्या है 6। अब देखिए
इसकी त्रिविमीय व्यवस्था देखिए कि जैसे यहाँ पर ये 6 जो 6 एटम है उनको मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, ये एक परमाणु 6 परमाणु से घिरा है। तो देखिए ये एक परमाणु, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब देखिए जैसे हम ये ऐसे सपोज कीजिए कि आपके पास में 6 बॉल है, उन 6 बॉल को आपने यहाँ रख दिए, तो इनके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 बीच में स्पेस है, जगह है। इन जगहों को बंद करने के लिए मैं ऊपर 3, इनके ऊपर मैंने 3 बॉल रख दी, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी केवल ऊपरी हिस्से। तो ऐसी कैसे 3 मैंने नीचे भी बॉल रख दी। तो नीचे और ऊपर के 3 जो होल थे वो ऊपर की बॉल से बंद हो गए, और नीचे के जो होल थे वो नीचे 3 बॉल से बंद हो गए। तो ये एक त्रिविमीय संरचना बन जाएगी। इसको कहते हैं 3D षटकोणीय निम्बिड व्यवस्था। तो यहाँ देखिए जैसे ये होल है, इसको बंद करने के लिए ये, इसको बंद करने के लिए ये, और इसको बंद करने के लिए ये। यदि मैं सेम ऐसा ही रख देता हूं, जहां ये बॉल रखी इन्हीं होलों, इसी के नीचे इन्हीं होल को बंद करने के लिए 3 बॉल रख देता हूं, तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको मान लेते हैं ए बी, और ये हो गया ए, तो ये हो गया ए बी ए षटकोणीय त्रिविमीय निम्बिड संकुलन। अब यदि मैं इसको ऊपर 3 बॉल तो इन होल को बंद करने के लिए, लेकिन नीचे के जो 3 होल हैं उनको बंद करने के लिए मैं इन बॉल को उल्टा रखता हूं। जैसे इस बार मैं ये 3 बॉल जो है इस प्रकार से रखूंगा, 2 बॉल तो इन होलों में और एक इसमें। ध्यान से समझना है कि जो 6 बॉल है उन 6 बॉल में जो ये होल दिखाई दे रहे हैं 3, इसके पीछे साइड में भी यदि 3 बॉल ऐसे ही रखते हैं तब तो वो होता है ए बी ए। लेकिन अब की बार इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि 3 बॉल तो मैंने ऐसे रखे, लेकिन जो ये 3 ये एक्स्ट्रा होल दिख रहे हैं इनको बंद करने के लिए मैं यदि इन परमाणु को इस प्रकार से अरेंज कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी सी षटकोणीय निम्बिड संकुलन। इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी वो देखिए, 6 तो इसमें है, 3 ऊपर है और 3 नीचे, तो टोटल हो गई समन्वय संख्या 6 और 3 9, और 9 और 3 12। तो इसमें इसकी जो समन्वय संख्या हो जाएगी, समन्वय संख्या वो हो गई इसमें 12 है, 12 हो गई। तो ये षटकोणीय त्रिविमीय व्यवस्था होगी। इसी प्रकार से चतुष्फलकीय, उसमें 3 बॉल को नीचे रखा जाता है, 1 बॉल को ऊपर रखा जाता है, तो ये चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है। जैसे 3 बॉल नीचे रखी, उसके ऊपर 1 बॉल रख दी, तो व्यवस्था ऐसी हो गई, ये 1 बॉल और नीचे 1, ये 2 और एक पीछे साइड में 3, तो ये 3rd। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है आपका त्रिविमीय स्ट्रक्चर। तो वो त्रिविमीय स्ट्रक्चर की जैसे हो गया ये 1 2 3 और इसके अंदर ये 4, तो ये त्रिविमीय स्ट्रक्चर हो गया, ये त्रिविमीय चतुष्फलकीय। तो ये संरचना हो गई आपके त्रिविमीय चतुष्फलकीय।
तो चतुष्फलकीय में क्या होता है, 3 नीचे बॉल रखते हैं, यानी 3 एटम नीचे और 1 ऊपर एटम आ जाएगा। अब देखिए अष्टफलकीय में क्या होता है, अष्टफलकीय में जितने भी जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं 6 के ऊपर अपन 3 रखेंगे और उसके ऊपर 1 रखेंगे तो अष्टफलकीय संरचना बन जाती। जैसे ये देखिए 1 2 3 और 1 2 3, तो देखिए इसके अष्टफलक हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 नीचे और 8, तो ये इसमें अष्टफलकीय संरचना बन जाती। तो हमने देखा आज जो ठोस होते हैं उसमें क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, और जो क्रिस्टलीय जालक के बाद में हमने एकक कोशिका के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में क्रिस्टलीय तंत्र पढ़े, क्रिस्टलीय तंत्र के उदाहरण लिए, और क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनमें समन्वय और ठोसों में निम्बिड संकुलन व्यवस्था पढ़ी। उसके पश्चात निम्बिड संकुलन व्यवस्था में एकविमीय और द्विविमीय, फिर त्रिविमीय में हमने देखा कि जो चतुष्फलकीय और चतुष्फलकीय के पश्चात हमने देखा अष्टफलकीय, तो ये निम्बिड व्यवस्था है और इनकी समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं वो देखा। कल जो हम स्टडी जो करेंगे वो इसके अंदर स्टडी करेंगे वो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, उसमें एकक कोशिका का घनत्व कैसे निकाला जाता है उसका स्टडी करेंगे। आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए तथा आगे शेयर कीजिए।